आज आप इसकी 38वीं कड़ी सुनेंगे। वाचक स्वर मधु शर्मा का, प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की और संयोजन अमित सिंह का है। आकाशवाणी के 90 वर्ष, कुछ यादें। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष कुछ यादें कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम ऐसे श्रोता की यादें और अनुभव लाए हैं जो बताते हैं कि वे 5-6 वर्ष की आयु में ही आकाशवाणी से परिचित हो गए थे। आप हैं श्री मुकेश पोपली। मैं लगभग 5-6 साल का होऊंगा। उन दिनों रेडियो तो घर पे हुआ करता था। हमारे पापा जी रात को दुकान से जब आते थे 8 बजे के बाद, तो 8:45 वाले समाचार उन दिनों जरूर सुनते थे। वो कभी 8:30, कभी 9, जो भी उसका समय रहा होगा। मुकेश जी बताते हैं कि आकाशवाणी बीकानेर का एक फिल्म संगीत का कार्यक्रम आता था, जिसमें आपने जो पहली बार कार्यक्रम सुना उसके 3 गाने अभी भी उनको याद है। सुनिए मुकेश जी को। एक संगीत का कार्यक्रम आता था आकाशवाणी बीकानेर से, और उसमें सिर्फ 3 गाने ही आते थे। तो मुझे आज तक याद है वो 3 गाने मेरे पास यूँ समझे कि एक अमानत पड़ी हुई है, जिसमें एक तो उस समय नील कमल का गाना होता था, बाबुल की दुआएं लेती जा, और उसके साथ एक हरे कांच की चूड़ियाँ का गाना मुझे आज तक याद है, वो रेडियो पर मैंने बहुत सुना। और उसके बाद एक हमराज का गाना, उसके बाद ये 3 गाने मेरे को आज तक याद है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो। श्रोताओं, मुकेश जी के घर में रेडियो सेट बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाता। रेडियो का आलम ये था कि रेडियो एक तरह से दुछत्ती पर रहता था, हमारा हाथ ना पहुंचे, बच्चे घेर ना दें। तो इस वजह से वो रेडियो जब पापा जी आते थे तभी चलता था, लेकिन बीच बीच में कभी मम्मी जी के कहने पर या हम उनको कह देते थे तो वो चला देती थी। हमारी मम्मी भी अच्छी रेडियो की श्रोता रही है, और वो कई बार लता मंगेशकर के गाने साथ में ही गुनगुनाया करती थी। श्रोताओं, आकाशवाणी को सुनने या यूं कहें कि रेडियो सेट घर में रखने की स्वीकृति सरकार से लेनी होती थी। मतलब रेडियो सेट रखने के लिए लाइसेंस लेना होता था। उस समय शायद 15 रुपये फीस होती थी उसकी, और एक फ़ोटो किसी श्रोता ने मेरे को बाद में भेजी भी थी। वो आकाशवाणी की जैसे लाइसेंस की फ़ोटो होती थी, और उसमें बाकायदा साल दर्ज होता था। तो वो मुझे याद है, मेरे पास, हमारे पापा जी के पास एम्पायर रेडियो होता था, और शॉर्ट वेव और मीडियम वेव और 3 बैंड का होता था। उसको खोलने के लिए यूँ समझिए कि बच्चों को जैसे नहीं खोलना है, उसका कारण एक ये भी था कि कहीं करंट ना आ जाए, क्योंकि उसका बटन ऑन ऑफ वैसे नहीं था, खींचना पड़ता था। तो लेकिन मैं धीरे धीरे माहिर हो गया था। मुकेश जी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग के बारे में बताते हुए कुछ रोचक घटनाओं का जिक्र भी किया। एक बार हम लोग किसी दोस्त की दुकान पे ट्रांजिस्टर सुन रहे थे, गाने हम सुना करते थे, सारे विज्ञापन हमें मुंहज़बानी याद हो जाते थे। तो बाय द वे उन दिन उसके दोस्त के मेरे बड़े भाई साहब नहीं थे, लेकिन वो रेडियो वहाँ पे पड़ा हुआ था, ट्रांजिस्टर जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पर युवाणी कार्यक्रम चल रहा था, ये 1975-76 की बात होगी। तो 75 की बात थी। उनको मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कार्यक्रम कब आया? तो कहते हैं ये कार्यक्रम आता है, और उसमें उस दिन रविवार था तो नवतरंग कार्यक्रम भी आया था। फिर मैंने आव न देखा ताव, मैं उसके दूसरे तीसरे दिन जो है एक अपनी स्क्रिप्ट बनाई मैंने, और वो लेके मैं आकाशवाणी स्टूडियो चला गया। तो वहाँ महेंद्र कुमार भट्ट साहब थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी इसमें तो साल लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो क्या आप कितने साल के हो?
मैंने कहा अब मैं समझ लीजिए कि आप 16 साल का हो जाऊंगा। तो कहते फिर ठीक है। तो ये संजोग था कि जब मैं अपने कॉलेज के एडमिशन में दूसरे वर्ष में गया तो उस दिन मैं फार्म भर के आया और उसी दिन मेरी रिकॉर्डिंग। तो हम साइकिल पे गए तो रतखाना कॉलोनी में ही मेरा जन्म हुआ था, तो वहाँ वो मैंने देखा हुआ है सारा। तो उस स्टूडियो में, वहाँ स्टूडियो नहीं था, वो ऑफिस था। तो उन्होंने कहा आप बैठिए, आपकी रिकॉर्डिंग करवाएंगे। ऐसे ये यात्रा शुरू हुई। लेकिन उन दिनों सागर पे रिकॉर्डिंग होती थी, जो सागर पे आकाशवाणी केंद्र है। तो वहाँ मुझे यशपाल सिंह जी राठौड़ ले गए और गिरधर व्यास जी वहाँ पे थे, उनकी ड्यूटी ऑफ हो रही थी। तो मैं उनके साथ फिर उसी गाड़ी में वापस आया। लेकिन रिकॉर्डिंग के समय इन दोनों महानुभावों ने मेरा खूब सारा प्रोत्साहन किया मुझे, और उर्दू के कुछ शब्द पहली बार, क्योंकि एक शेर व शायरी जैसे होती है, मुझे तारीख भी याद है। ये तारीख थी 23 जुलाई 1976 और इसकी ब्रॉडकास्टिंग होनी थी 25 जुलाई 1976। तो मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि मैंने अपने कार्यक्रम की जब शुरुआत करी तो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। इसमें जैसे पहला गीत मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, नवतरंग कैसे शुरू हुआ था। आपके बिना हम जी तो सकते हैं, आपके बिना हम जी तो सकते हैं, जीना कठिन नहीं, लेकिन ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जिसमें जीवन नहीं। और फिर आंधी का गाना, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। मुकेश जी ने अपनी चर्चा में कुछ पुराने अधिकारियों और उद्घोषकों से जुड़ी यादें भी बताई। आकाशवाणी बीकानेर में यशपाल सिंह जी राठौड़ वो सीनियर अनाउंसर हुआ करते थे। तो एक बार हमारे किसी मित्र के जानने वाले के घर में बैठा हुआ था, तो वहाँ उनके पास एक चार्ट था। तो वो कहने लगे कि ये आकाशवाणी में काम करते हैं। मैं बड़ा अचंभित हुआ, मैंने कहा आकाशवाणी में काम करते हैं और ये यहाँ बैठे हैं? तो वो कहते हैं नहीं, हमारी ड्यूटी होती है तो 4 घंटे की, 5 घंटे की। तो वो एक सूची बनाई हुई थी कि आपका नाम क्या है। फिर मैंने उनको नाम बताया तो उन्होंने एक गीत के फरमाइशी श्रोता में मेरा नाम जोड़ दिया। फिर जब उसके बाद 1 घंटे बाद वो कार्यक्रम आना था तो मैं घर चला गया फटाफट और मैंने सबको बताया कि अब मेरा नाम आएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे मतलब बड़े थे लेकिन मेरे मित्रवत तो हो गए थे। जैसे अरविंद गोस्वामी जी, वो जब उन्होंने मेरे बारे में सुना कि हाँ भाई ये रेडियो सुनते हैं, बहुत अच्छा है। और ऐसे ही चंचल हर्ष जी, वो तो वास्तव में चंचल प्रवृत्ति के थे लेकिन आकाशवाणी के मामले में गंभीर भी रहते थे। और वो मुझे याद है आज तक कि उन्होंने एक गाना बजाया था, जाना कहाँ है, और मैं उस गाने का दीवाना हो गया था। मैंने भी वो गाना भी अपने किसी एक कार्यक्रम में नवतरंग में प्रस्तुत किया था। और एक बार मुझे ये भी याद है कि सरोज भंडागर जी थी, तो उन्होंने देखा कि भाई ये रिकॉर्डिंग करवाने आए हैं, तो स्क्रिप्ट देखी, लेकिन उन्होंने कहा इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मैंने कभी नहीं देखी। उसके बाद एक राजेंद्र माथुर जी हुआ करते थे। जब मैंने आकाशवाणी नवतरंग से थोड़ा सा हो गया था कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो गए हैं, 4 प्रोग्राम मैंने नवतरंग के किए। उसके बाद एक गीतों भरी कहानी लिख के ले गया फिर मैं। तो गीतों भरी कहानी को गिरधर व्यास जी ने पढ़ा था, क्योंकि उस समय कहानी हम नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन वो उन्होंने पूरा मतलब उसको 15 से शायद 20 मिनट कहानी पढ़ी और उसमें गाने भी चलाए। वहाँ पे वाजपेयी जी जब आए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जो है अब ये गानों से थोड़ा बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा आप बताइए। तो उन्होंने मुझसे खेल समाचार प्रसारित करवाए। तो ये सिलसिला भी थोड़ा सा चलता रहा। श्रोताओं, आकाशवाणी में कार्य करने वाले, विशेष तौर पर उद्घोषणा से जुड़ा कार्य करने वाले व्यक्ति अपने निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में भी समय प्रबंधन और बोलने में निपुण होते हैं और उन्हें भीड़ से हटकर देखा जाता है। आकाशवाणी का तो ये अनुभव रहा कि बैंक में मैं 3.5 साल सुजानगढ़ रहा, तो वहाँ मेरे कुछ मित्र बने, दूसरे बैंक वालों ने एक क्लब भी बनाया हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग गीत वीत गाते थे। तो वो भी कहते थे कि यार आपका नाम कभी कभी आता रहता है। तो बीदा सर वाले कुछ मेरे दोस्त थे, उनका नाम मैं भी सुना करता था। बाद में हुआ ये कि बैंक में मुझे एक तरह से उन्होंने अनाउंसर बना दिया, बैंक वालों ने ही। जो कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या बैंक का ही लोन बांटने वाला भी कार्यक्रम हो, वो एक किस्सा मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। 2.5 घंटे तक हमने लोन बांटने वाला कार्यक्रम किया
तो उसमें सारी एंकरिंग मैंने ही करी। तो मैं हैरान था कि जब मैंने प्रोग्राम ख़त्म किया तो 2 लोग मेरे पास आ गए। अब मुझे ये तो याद नहीं कि वो कौन थे, लेकिन शायद उनका पत्रकारिता से या आकाशवाणी से कुछ नाता ज़रूर रहा होगा। उन्होंने कहा, आप कहाँ पे काम करते हो? उनको ये पता नहीं था कि मैं बैंक में काम करता हूँ। तो मैंने कहा, मैं तो बैंक में ही हूँ। तो कहते हैं, आपकी आवाज़ से लगता ही नहीं है कि आप बैंक में काम कर रहे हैं। आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे आप आकाशवाणी से बुलाए गए विशेष मेहमान हो और उनके प्रोग्राम एंकरिंग कर रहे हो। तो वो दिन भी मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। श्रोताओं, क्या आप सोच सकते हैं कि आकाशवाणी के श्रोताओं से जुड़ी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, जिसमें आकाशवाणी के श्रोताओं के आलेख आदि प्रकाशित हुए हैं। क्या बताया मुकेश जी ने? एक बार ये हुआ कि हमने अपने कुछ युवाओं ने अपनी कॉलोनी में, जहाँ मैं रहता था पवनपुरी में, तो हमने एक मित्र मंडल बनाया, तो युवा मंच करके उसका नाम रखा। फिर हमें ज़रूरत पड़ गई कुछ पैसों की, क्योंकि हम पर्यावरण की तरफ भी अग्रसर थे। तो हमने अपने हाथों से घास लगाई, लेकिन जब पानी का बिल आया तो वो बहुत ज़्यादा था। तो हमने कहा, अब इतना बिल 4 जने 5 जने मिल के तो नहीं भर पाएंगे, और उस समय थोड़ा सा रहता भी था कि खर्चा तो कम ज़्यादा ही होता था। तो फिर हम लोगों ने एक योजना बनाई कि हम एक पत्रिका निकालते हैं, और उसमें हमने क्या किया कि सारे श्रोताओं को जोड़ा, बीकानेर के बाहर के भी, और कुछ साहित्यकारों को जोड़ा, क्योंकि साहित्य में मेरी रुचि जब तक जागृत हो गई थी और युग पक्ष में मैं छपने भी लग गया था। और कुछ ऐसे भी जो अनुभवी हमारे पुराने लोग थे, उनको भी हमने इसमें जोड़ा। तो हमने ये पत्रिका निकाली। इसमें मुख्यतः वैसे ही कार्यक्रम लिए जैसे रेडियो सिलोन या आकाशवाणी बीकानेर या विविध भारती पे जो कार्यक्रम आते थे, हमने उनकी एक तरह से प्रतिकृति बनाकर श्रोताओं को और अपने जानने वालों को सबको दी, ताकि रेडियो से सब लोग जुड़े रहें। उस समय रेडियो से जुड़ना वास्तव में अपने आप में एक कला होती थी। और उसके बाद जब धीरे धीरे कहेंगे कि दूरदर्शन आ गया, तो हमने दूरदर्शन को भी इसमें शामिल किया कि वहाँ पे और क्या परिवर्तन हो सकता है, या हम दूसरे जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तो उस बारे में उनसे पूछताछ करी, उनके लिखे हुए आलेख हमने इस पत्रिका में प्रकाशित किए। और अब जानते हैं आकाशवाणी के प्रबंधन को हमारे श्रोता किस नजरिए से देखते हैं और आकाशवाणी से कितना प्यार करते हैं। आकाशवाणी एक तरह से सुसंस्कारित किसी को कर सकता है। कैसे कर सकता है कि सबसे पहले तो वो समयबद्ध है, आप समय की पाबंदी में ही बंधे हुए हैं। तो वो एक यूं लगता है कि बस दिल पे छाप छोड़ता है। हम अलग नहीं रह सकते आकाशवाणी से, कम मैं तो बिल्कुल अलग नहीं रह सकता। रागम चैनल है, और ऐसे ही FM गोल्ड हैं, FM रेनबो है, ये तो हमारे दिल्ली में बहुत ही चलता था। तो उसके बाद यूं समझिए कि आकाशवाणी मेरे न तो दिमाग से कभी निकला है, न जीवन से निकला है। श्रोताओं, मुकेश जी ने आकाशवाणी सुनने के कुछ माध्यमों के बारे में बताते हुए कहा कि मैं आकाशवाणी से अलग नहीं हो सकता। आकाशवाणी के प्रभाव को मैं कभी भी नकारात्मकता से नहीं देखा। मैंने जैसे मैंने अपने काम को जितना मैं प्यार करता था, उतना ही प्यार मैं आकाशवाणी से तब भी करता था और आज भी करता हूँ। मेरी तो हमेशा ये इच्छा रहती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बिस्तर पे मैंने एलेक्सा, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी है, उसको लगा रखा है। तो रात भर विविध भारती मेरे उस पर चलता रहता है। हालांकि उसमें वो दिन वाले ही रिपीट वाले कार्यक्रम आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को कोई जैसे लोरी सुना रहा हो। आकाशवाणी का मेरे जीवन में ये महत्व हो गया है। श्रोताओं, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये अंक पसंद आया होगा। हम इसी प्रकार आकाशवाणी से जुड़ी यादें और अनुभवों को संजोकर आपके लिए लाते रहेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, और वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब अनुमति दीजिए अगले अंक तक। नमस्कार।